हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। हमारे इस चल रहे बुक फेयर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फरवरी तक। और आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं सुशील रमन जी, जो एक अब ऑथर हैं, लेकिन उससे पहले एक कलाकार थे। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारे लखनऊ की ये नाक रहे। और मैं नहीं समझता कि परिचय के कहीं से ये मोहताज हैं और तारुफ के कहीं से मोहताज हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सुशील नमन जी। सुशील नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बुक फेयर में। नमस्कार। सुशील जी, हम शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ ये आपकी आत्मकथा है, एक असफल व्यक्ति की यात्रा। मैं समझता हूँ इस सवाल से आप कई बार रूबरू हो चुके होंगे। आमतौर से आदमी एक सफल व्यक्ति की यात्रा लिखता है, और जहाँ तक हमने आपकी एक फेरिस्त देखी, आपके अभी तक जो अचीवमेंट्स की है, जो आपने काम किए हैं कलाकार के रूप में और फिल्म इंडस्ट्री में जो आपका योगदान रहा है, 93 से आप, मैं समझ रहा हूँ कि काम कर रहे हैं और अभी तक हैं आप, और आगे भी करना है। तो मैं नहीं समझता कि आप कहीं से असफल हैं। तो आपके कहाँ से विचार आया जो आपने ये किताब लिखी? आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल लाजमी है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ और जब भी मेरी बुक को ओपनिंग जहाँ जहाँ हुई है, सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है। लेकिन मैं आपसे इसका उत्तर दूँ इसके पहले मैं एक सवाल से ही मैं शुरू करता हूँ कि मान लीजिए आप अपने चैनल में आज एडिटर की पोस्ट पर हैं। निश्चित रूप से आपका सोचना होगा, सपना होगा कि अगर मैं काश चीफ एडिटर बन जाऊं तो शायद सफल हो जाऊंगा। भगवान की दया से आप चीफ एडिटर भी बन जाते हैं, तो क्या आप उसके बाद आगे बढ़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप ज़रूर सोचेंगे कि शायद चैनल में शुरू कर दूं तो मैं और ज़्यादा सफल हो जाऊं। कहने का मतलब ये है कि आदमी के अंदर सफलता की चाहत बढ़ती ही जाती है। तो मैंने ये सोचा कि सफलता की कोई एक निश्चित मंजिल नहीं होती है, और सफलता के रास्ते पे चलते जाना ही सफलता की निशानी है, अंतिम मंजिल नहीं होती। जहाँ तक असफल व्यक्ति यात्रा या सफल व्यक्ति यात्रा, ये तो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने को सफल अगर कहता है तो मैं समझता हूँ कि चूँकि सफलता का कोई अंतिम मंजिल नहीं है। अगर मैं कहूँ बहुत बड़ा मैं राइटर बन गया तो मैं सफल हूँ, हो सकता है मैं इससे भी बड़ा राइटर बन जाऊँ, तो मैं अपने को क्या कहूँगा, सफल हूँ कि नहीं हूँ। तो इट इज़ सेफर कि ये बोला जाए एक असफल व्यक्ति की यात्रा, और पाठक ही इसको डिसाइड करें कि ये अमुक व्यक्ति सफल है या सफल नहीं है। मैं इसको पाठक के ऊपर ही छोड़ता हूँ इस बात को। जहाँ तक असफल व्यक्ति की यात्रा का टाइटल का सवाल आता है, जब भी मैं आत्मकथा लिखने को बैठा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आया कि मैं इसका टाइटल क्या रखूँगा। मैं तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बन गया, मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं बहुत कोई ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि जैसे गांधी जी की या जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लोग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हों। तो आत्मकथा में लिखूँगा तो पढ़ेगा कौन? तो मैंने कहा सबसे अच्छा है इसका टाइटल रख दो, एक असफल व्यक्ति यात्रा। कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि आपने आत्मकथा क्यों लिखी। लेकिन मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि जब मैंने टाइटल लोगों को बताया तो क्वेश्चन तो उन्होंने ज़रूर किया। हमने अपने प्रकाशक से पूछा कि ये टाइटल अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं कहिए मैं दूसरा टाइटल। लेकिन वो इतने खुश हुए कि नहीं, ये टाइटल इतना कैची है, इसको लोग ज़रूर देखेंगे, आप यही टाइटल रहने दीजिएगा, सफल व्यक्ति यात्रा, क्योंकि इसी टाइटल में ही आपकी सफलता है। अगर आप ये बुक आप खोलेंगे, देखेंगे, और कुछ लोगों के संदेश इसमें आए हुए हैं, उन्होंने खुद इस बात को क्वेश्चन किया है कि किताब पढ़ने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इन्होंने अपनी किताब का नाम एक असफल व्यक्ति यात्रा क्यों रखा है। अगर ये क्वेश्चन उनकी तरफ से आता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बैक कवर पे आपका परिचय है, और सुशील रमन, महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से 7 आप वहाँ सेवा अपनी दे चुके हैं। तो कैसे आपने समय निकाला अपने काम के लिए, और ये रोल्स जो आपने करे फिल्म्स वगैरह, तो कैसे आपने समय निकाला, क्या किया? तो क्वेश्चन बड़ा लाजमी है अपने में, क्योंकि सर्विस करते हुए सपने देखना और उन सपनों को सपना पूरे होने के नज़दीक ले जाना वाकई में बहुत टीडियस जॉब होता है। और ये सपना चूँकि मेरा 40 साल पुराना सपना था कि फ़िल्मों में जाऊँगा बिफ़ोर कमिंग इनटू जॉब। लेकिन चूँकि ऐसा था कि कायस्थ की हमारी वो कायस्थ की औलाद थे, तो वहाँ हमारे यहाँ सर्विस बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि सर्विस करिए पहले। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें अगर फ़िल्मों में जाना है तो पहले आप सर्विस करिए, शादी करिए, फिर जाइएगा। तो माँ बाप की बात माननी थी, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, जो कि कायस्थों में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है।
फिर सोचा गवर्नमेंट जॉब में छोड़ दूंगा और 2 साल 3 साल बाद मैं फिर मुंबई चला जाऊंगा। लेकिन अब उसके बाद आई शादी की बात। शादी भी मुझे घर वालों से करनी पड़ी कहने से। अब शादी कर लिया तो अब ये हुआ कि शादी के बाद जैसे ही जानते हैं आदमी घर गृहस्थी में फंसता चला जाता है। सोचा 2 साल 3 साल 4 साल बाद चला जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन जॉब में आने के बाद में आदमी की इतनी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर से शादी होने के बाद। बच्चे हैं तो मकान कर लें, ये कर लें, वो कर लें, घर, तो उसमें मैं उलझ के रह गया। लेकिन मैंने अपने सपने को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। हमने कहा कभी ना कभी तो वक्त आएगा, 5 साल अगर नहीं छोड़ पा रहा हूँ 10 साल बाद छोड़ूंगा। इसी करते करते मेरी यात्रा बढ़ती चली गई कि 20 साल बाद छोड़ के चलूँ जाऊँगा, 25 साल बाद, 30 साल बाद, लेकिन नहीं छोड़ पाया। अल्टीमेटली लास्ट अपने 30 साल बाद के करियर में मैंने डिसाइड किया कि अब सुशील तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, अब तुम रिटायरमेंट के बाद ही अपने सपने को पूरा करने की सोचो। और तब मैंने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट के बाद ही जाऊँगा। लेकिन हमने अपने सपने को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। और 60 साल की उम्र के बाद मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में मैंने नए सिरे से, जैसे कि कुआं खोद के पानी पीने जैसी बात होती है, हर प्रोडक्शन हाउस इधर से उधर आना जाना चलता रहा, संघर्ष करता रहा। लेकिन किस्मत ने भी कुछ साथ दिया। कुछ हमारे जो शुभचिंतक लोग थे उनका आशीर्वाद था, ऊपर वाले की रहमो करम थी कि हमको थोड़ा सा कंपैरेटिव, जहाँ पर कि लोग 2-2 साल तक दौड़ते हैं, उतना मुझे नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ी। और प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आने शुरू हो गए और पहले छोटे काम, फिर बड़े बड़े लोगों के साथ। मैंने अम्मा सीरियल में शबाना जी के साथ काम किया, उसके बाद ट्यूबलाइट फिल्म में सलमान खान जी के साथ में, ओमपुरी के साथ में जब मुझे चांस मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे बड़े बड़े हीरो के साथ में काम कर रहा हूँ। और कोविड के कारण मैं लखनऊ आ गया हूँ, लेकिन ये यात्रा मेरी जारी है। और आपका ये कहना कि कैसे आप इसे मैनेज कर पाए ऑफिस पीरियड में, तो हम वाकई में कुछ नहीं कर पाते थे, सवाए बस अपने सपनों को अपने सीने से लगा करके और रोते जागते सपने ही देखते, सोते जागते देखते रहे। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमने कहा जब फुर्सत मिलेगी बॉम्बे जाऊंगा तभी मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा। और उसी प्रतीक्षा में मेरी पूरी जॉब बीतती चली गई और मैं बाद में जा पाया। आपने कहा कि इंसान अपनी जो एक गृहस्थ ज़िंदगी होती है उसमें फँस जाने के बाद काम, लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि आपने किताब में श्रेय अपनी पत्नी को दिया है कि उनका योगदान रहा और उन्होंने पूरा सपोर्ट आपको किया। तो मैं समझता हूँ सपोर्ट उन्होंने पूरा किया। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट पूरा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी के बाद में पति-पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। और अगर पति कोई भी काम करता है या करना चाहता है, अगर उसके परिवार उसके साथ में नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ उसे जल्दी सफलता मिलेगी या सफलता की उम्मीद की जा सकती है। अगर परिवार उसके साथ में हो, तो वो बहुत निश्चिंत हो जाता है और अपने काम को और अच्छी तरह से अंजाम दे पाता है। जहाँ तक मेरी पत्नी का सवाल है, उनको जब मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा मेरा सपना है, मुझे जाना है, तो उन्होंने शुरू से ही हमको कहा था कि ज़रूर तुम अपने सपने को पूरा करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। लेकिन चूँकि इतने साल बीत गए, मैंने उनको इसलिए विशेष तौर से स्थान दिया, क्योंकि 60 साल के बाद अगर कोई पत्नी अपने पति को इजाज़त देती है कि आप बॉम्बे जाइए, स्ट्रगल कीजिए, मैं अकेले यहाँ रह लूँगी और पूरे घर परिवार, रिश्तेदार, बच्चों को सँभाल लूँगी, तो वाक़ई में ये बहुत बड़ी बात है ऐसी पत्नी के लिए कि वो अगर वो ये ना कहतीं, तो मैं बॉम्बे जा ना पाता और अपने सपनों को पूरा ना कर पाता। तो उन्होंने पूरा योगदान दिया। और अगर सपने को पूरा ना कर पाता तो शायद मेरी आत्मकथा भी पूरी ना हो पाती और आज ये किताब ना लिखी होती। और किताब ना लिखी होती तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या वो औरत आपकी पत्नी हो सकती हैं? मैं फुल्ली तौर से तो एग्री नहीं करूँगा, हाँ। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब मैंने सपना देखा तो मेरे जीवन में मेरी पत्नी नहीं थी, सपना केवल सुशील ने देखा था। और उस यात्रा में जब सपना देखा उसके कालांतर में कुछ सालों बाद मेरी पत्नी मेरी लाइफ में आई। लेकिन जब मैंने बताया उनको तब से वो बराबर मेरे साथ में हैं, इसलिए बहुत कुछ श्रेय उनको जाता है। और इस किताब में मैंने इस किताब को उनको पूरा आभार भी व्यक्त किया है कि उन्हीं के कारण आज मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया हूँ। चलिए अब लौटते हैं आपकी किताब की तरफ फिर से। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि सीतापुर में आपका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी आपने किताब कहाँ से शुरू करी और कहाँ पर लाके ख़त्म करी? थोड़ा इसका ब्रीफ में आप अगर हमें संक्षिप्त में अगर बता पाएँ। देखिए मेरा ये मानना है कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो उसकी डायरी होती है। अपने मन की बात वो किससे कहे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान
मन के अंदर रहता है, लेकिन वो कोई उसका दोस्त नहीं होता है जिससे वो बता सके, इवन अपने परिवार से भी नहीं बता सकता। ऐसे में वो अपने उद्गार व्यक्त करे तो कहाँ करे? उस समय उसकी डायरी काम आती है। जिस वक़्त मैंने सपना देखा, आई थिंक ये ग्रेजुएशन के बाद 74 का समय रहा होगा, 1974 का, जब मैंने सपना देखा रात में 12 साढ़े 12 बजे कि हमें अब ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। तो बहुत सोचा विचारा, जिसका इसका कि ज़िक्र मेरी किताब में भी है कि जब मैंने सपना देखा था, तो उस वक़्त मैंने सपना देखा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मेरे दिल ने कहा मुझे फ़िल्म लाइन में जाना चाहिए। तो जा कर के मैंने सपना देखा। और आपका क्वेश्चन क्या था सर? और दूसरा हमारा ये था कि आपकी किताब ये कहाँ से शुरू हो रही है, आत्मकथा है चूंकि, कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप और कहाँ पर लाके खत्म कर रहे हैं? हाँ, तो जब मैंने सपना देखा तो मैंने कहा इस सपने को मैं कैसे किसको बताऊं। ख़ास तौर से आप जानते हैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ, तो मीडियम क्लास में अगर शुरू में ये बताया जाए कि मैं फ़िल्मों में जाना चाहता हूँ, तो बहुत भड़क जाते हैं परिवार के लोग। तो मैं भी उसी स्थिति में था, मैं बताने की स्थिति में ही नहीं था अपने फ़ादर को या अपने बड़े भाइयों को कि मैं ऐसा सपना देखा। मैं कहाँ बताता? तो मैंने खट से अपनी डायरी लिखी और अपने डायरी में अपने सपनों को कैद कर लिया और प्लान कर लिया कि अब अगर ये सपना देख ही लिया है तो कैसे जाऊँ? तो मैंने उसको वो एक्चुअली ये डायरी में लिखता जा रहा, तो 74 से मेरी डायरी लिखनी शुरू हुई। और मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ बॉम्बे, कब प्लान कर रहा हूँ, अब 2 साल बाद जाने का प्लान कर रहा हूँ, फिर जब 2 साल बीत गया फिर नहीं जा पाया, अब क्यों नहीं जा पाया, अब कब जाऊँगा? तो वो सब मैं अपने अचीवमेंट उन 2 सालों में, या क्यों नहीं जा पाया, अब आगे क्या करूँगा, ये सब मैं अपनी डायरी में लिखा करता था। और वो डायरी जा कर के पूरी तो अभी भी वो यात्रा है, तो पूरी तो अभी नहीं कह सकते, पार्ट 1 कह सकते हैं। लेकिन 2021, ये सितंबर 2021 में जा कर के, मतलब इस किताब में मेरी 74 से 1974 से लेके 2021 सितंबर तक की यात्रा का वर्णन है। जबकि 2021 में मैंने बुक लिखी है। काम के क्या-क्या काम कर लिया, तो मैंने कहा अब बुक लिख दी जाए, क्योंकि वक़्त का ठिकाना नहीं है। कम से कम बुक लिख दूँगा तो जो मेरा सपना है कि अपने जो सपने स्वप्नदर्शी ये लोग हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक आत्मकथा के रूप में एक पुस्तक भेंट करना। तो मैंने कहा अब फ़िलहाल ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, तो एक पार्ट 1 इसका रिलीज़ कर दें। जितना हमारे पास ज़िंदगी की 47 वर्षों की कथा है, वो मैं दुनिया के सामने लाना चाहता था। तो मैं सितंबर 2021 तक इससे समर्पित है ये बुक मेरी। वैसे तो सब बहुत अच्छी खूबसूरती इसकी ये है किताब की कि ये एक डायरी की शक्ल में है और आपने डेट और टाइम के साथ लिखा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, इसमें अब चूंकि आप लखनऊ में बैठे हैं और ये बुक फेयर लखनऊ में हो रहा है, इसके 54वें जो चैप्टर है वो लखनऊ के ऊपर है, आपकी जो लाइफ है 54वां मैं समझता हूँ चैप्टर इसका, मैंने अभी देखा। तो कुछ लखनऊ का जो इसमें आपने किया। थोड़ा-सा और आप हाँ, मैं हाँ, 54th जो आपका इसमें है, 33 है ये, 54th वाला जो चैप्टर है ये आपका लखनऊ के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, तो हम चाहेंगे कि लखनऊ के ऊपर अगर आप कुछ बता पाएँ। हाँ, ये लखनऊ के ऊपर 2015 में आपने कुछ इस पे लिखा है। यहाँ से मैं समझता हूँ लखनऊ से मुंबई का सफर आपने शेयर किया है। एक्चुअली जिस खंड का 54 का आप ज़िक्र कर रहे हैं, कह सकता हूँ मेरी लाइफ़ का एक पड़ाव है, क्योंकि मैं रिटायर हो रहा था, 2015 का वक़्त था और मेरी फेयरवेल पार्टी भी हुई थी। और उस फेयरवेल पार्टी में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि मैं रिटायर तो हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ़ का इंटरवल है, मेरी लाइफ़ की समाप्ति नहीं है। और हो सकता है कि भविष्य में आप मुझे पर्दे पर या पर्दे के पीछे ज़रूर देखेंगे। और इसी का ज़िक्र मैंने अपनी फेयरवेल में किया है। वो फेयरवेल का यूट्यूब पर अपलोड भी मैंने किया है, जो वीडियो है। और उसके बाद ही मैं बॉम्बे गया और वहाँ से मेरी एक आफ्टर रिटायरमेंट वाली जर्नी, अपने सपने को पूर्ण करने वाली शुरू हुई, और उसी का ज़िक्र है। अच्छा, अच्छा। खैर, बहुत खूबसूरती के साथ आपने किताब लिखी है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कहीं न कहीं प्रेरित करती है यूथ को भी, आज के नौजवान को? हाँ, डेफ़िनेटली यूथ को ही प्रेरित करती है। वो इस कारण से प्रेरित करती है कि आज भी सपने देखने वालों की कमी नहीं है। और कमी क्या, इसको इस रूप में कहा जाए कि आज का यूथ इतना जागरूक हो गया है अपने करियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हर इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं।
तो उतार चढ़ाव के बीच आदमी कभी कभी अपने सपनों को भूलने लगता है या सोचता है चलो यार किस्मत में नहीं मंजूर है, चलो यही कर लेते हैं, चलो हार जाता है या उस कैलिबर से एफर्ट नहीं कर पाता है। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अगर मैं अपने सपनों को 40 साल बाद पूरा कर सकता हूँ, 60 साल की उम्र के बाद पूरा कर सकता हूँ, तो आप तो यूथ हैं, ज़रूरत है हिम्मत ना हारने की। क्योंकि हमारा मानना है कि हारता वही है जब इंसान अपने हिम्मत में अपने मन से हार जाता है। कहा होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे उस दिन आप हार मान जाएंगे। लेकिन परिस्थितियाँ किसी को हरा नहीं सकती हैं। अगर उस इंसान के सपने एकदम अडिग हैं और उसके अंदर पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है, तो वो इंसान को कभी हरा नहीं सकता है। वो सपना देखना भूल नहीं सकता है। वो अपने बस ज़रूरत इस बात की रहती है ना कि अकॉर्डिंग टू टाइम अपने सपने को, अपने पीरियड को मैनेज करता रहे, कहाँ कमियां रह गई उसको स्क्रूटनी करता रहे, जिसको कहते हैं आत्म अवलोकन करता रहे, रिव्यू करता रहे। जैसे 2 साल बीत गया, इस 2 साल में मैंने क्या किया, जो करना चाहते थे किया नहीं किया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, आने वाले समय में उन कमियों को दूर करें। और फिर 2 साल का पीरियड देखिए, 2 साल बाद हम अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, फिर 2 साल बाद रिव्यू करें। यही मैंने अपनी पूरी लाइफ भर किया है कि मैं जा पाया, क्यों नहीं जा पाया, चलो अब ऐसे करेंगे, अब जा पाएंगे, आखिरकार गया ना गया। तो मैं समझता हूँ कि यूथ की इसकी बड़ी ज़रूरत है और धीरज रखना बहुत ज़रूरी है इस काम के। जब मैं धीरज रख सकता हूँ 40 साल तक, वो भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी 30 साल की गवर्नमेंट जॉब के साथ में, तब धीरज रखना कौन सा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने ये बुक उन लोगों को समर्पित की है जो सपने तो देखते हैं मगर ज़रा सा भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो सपने देखना भूल जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है आज का यूथ अगर इस किताब को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी और वो अपने को ऊर्जावान महसूस करेगा। तो जहाँ अगर मैं आपकी बात का निष्कर्ष निकालूं तो ये है कि आत्म मंथन आज के युवा को करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और बहुत तेज नहीं भाग के थोड़ा सा संभल संभल के चलना चाहिए आत्ममंथन करते हुए, मैं समझता हूँ। चलिए, अच्छा, हम अपने बढ़ेंगे आखिरी सवाल की तरफ। और आपको ये जो प्रेरणा है, क्या आप किसी लेखक वगैरह को आप भी पढ़ते हैं, जैसे स्वेट मार्डन है, डेल कार्नेगी आजकल है, या किसी और को भी आपने क्या कभी पढ़ा या वहां से कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो डेल कार्नेगी है, स्वेट स्वेट मार्टिन तो नहीं, लेकिन डेल कार्नेगी वगैरह की जो इस तरह की मोटिवेशनल बुक हैं, क्या नाम है, अवचेतन मन की शक्ति और प्रेम की 5 भाषाएं और इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह की कई बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ। और इस तरह की बुक्स पढ़ने की हर हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशनल बुक पढ़ने से ना, अगर इंसान मोटिवेट होना चाहता है तो ज़रूर मोटिवेट होता है और उसको कहीं ना कहीं फॉलो भी करना चाहिए। तो मैं भी वो पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, और कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो मैं ज़रूर उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज़ और यूथ को कहना चाहता हूँ कि हर वक्त अपने को, हर इंसान को लर्निंग मोड में रखना चाहिए। कहीं भी आप बाहर निकलें, किसी भी किताब को देखें, किसी भी इंसान से आप मिलें, हर इंसान के अंदर अच्छा इंसान, बुरा इंसान होता है। हर किताब के अंदर अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें होती है। आप अपने आँख को, कान को, सबको खोले रखिए, बुद्धि को, और जो अच्छी चीज़ें मिले उसे ग्रहण कर लीजिए। वक्त आने पे पता नहीं वो अच्छी चीज़ आपको कब काम आए। मैंने तो भाई इसी फार्मूले को अपनाया है और आज भी मैं लर्निंग मोड में हमेशा रहता हूँ। आप मिलेंगे, आपसे भी मैं कुछ अच्छी चीज़ें सीखूंगा, बुरी चीज़ छोड़ दूंगा। ये तो सुशील जी से बहुत अच्छी हमको चीज़ सीखने को मिली कि 60 साल के बाद भी सपने साकार होते हैं। और जैसा मैंने उनको देखा, ये साक्षात रूप में हमारे साथ यहाँ बैठे भी हैं। तो ये तो खासकर एक मैसेज है हमारे यूथ को कि वो आगे आए, वो मोटिवेट हो इनसे कम से कम और आगे बढ़े। और इनकी किताब ज़रूर पढ़े, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने 60 साल के बाद लिखी है, तो इसमें इनका तजुर्बा पूरा निचोड़ के इन्होंने लिखा है। खैर, जी बिल्कुल। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, चूँकि ये आत्मकथा है, ऐसी आत्मकथा दर्शकों को मैं बता दूं कि ये आत्मकथा ही नहीं है। ये आप देखेंगे, मेरी जब किताब लेंगे आप, तो हर पन्ने पर टाइम लिखा हुआ है और प्लेस लिखा हुआ है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। उस टाइम में और उस जगह पर, उस पर्टिकुलर क्षण हमारे दिल ने क्या महसूस किया, वो महसूस की भावनाएं
मेरे मतलब एक एक चीज़ की वो भावना उस पंक्तियों में आपको दिखेगी। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैंने उन पलों को जिया है और उन पलों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आपको वो चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी। एक होती है आत्म लोग दूसरे या आत्मकथा एक एक बार में बैठ करके लिखते हैं, तो उसमें उतनी मौलिकता नहीं रहती है कि जैसे उस क्षण विशेष में उन्होंने क्या अनुभव किया। लेकिन ये क्या कहूँ मैं, आत्मकथा पूरी उस क्षण विशेष की जो अनुभव किया है मैंने, वो चीज़ें इसमें मैंने निचोड़ करके क्या हूबहू रखती है। और ऐसा किताब जब आप पढ़ेंगे तो मैंने इसका उसमें लिखा भी है, जिक्र भी किया है। तो आप इसे पढ़ेंगे, लोगों को बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, खैर हमको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील अहमद साहब। और हम आपके भाई बड़ा है कि आपने हमको समय दिया यहाँ पर आके। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।